हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। क्लास 7 की एनसीईआरटी, जिसमें हम चैप्टर 2 को देख रहे हैं, राजा और उनके राज्य। ठीक है, हम फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और ये आपका चैप्टर 2 है। अगर आप लोग चैप्टर 1 को नहीं देखे हो, आप उसको पहले देख लो वीडियो, क्योंकि आपको पढ़ने में मतलब चीज़ें क्या होती है ज़्यादा समझ में आएंगी। क्योंकि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, फर्स्ट चैप्टर दिया होता है तो वो क्या होता है, एक बेस होता है। ठीक है, तो बेस को अगर आप समझे रहोगे तो आपके जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आप फर्स्ट चैप्टर को पढ़ लो, उसके बाद क्या करो, आप सेकंड चैप्टर में आओ। तो उसमें आपको ये जो ईस्वी को लेकर है, ये चीज़ जो आपको डाउट होगा ये उसमें क्लियर रहेगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसमें ये आपका चैप्टर 2 क्या है, आपका राजा और उनके राज्य। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए थे, पिछले अध्याय में देखे थे कि 700 ईस्वी तक प्राचीन काल था, है ना। और इसके बाद मध्यकाल आया, और 700 से 1750 ईस्वी के आसपास तक के जो बीच का एक 1000 वर्ष है। ठीक है, जो 700 से 1 सेकेंड है ना, जो आपका ये 700 से आपका क्या है, ये 1750 ईस्वी तक का है ना। 1750 ईस्वी तक के जो बीच का है, ये क्या आपका 1000 वर्ष, ये क्या कहलाता है, आपका मध्यकाल। ठीक है, आज इस चैप्टर में हम देखेंगे इस सब के बारे में, और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या चीज़ें हैं, आगे इसको देखते हैं हम। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि मध्यकाल की शुरुआत कब हुई है। ठीक है, मध्यकाल की शुरुआत कब हुई है, तो इसमें क्या आपका 700 ईस्वी के आसपास कौन कौन से राजा हुए हैं, मतलब इसमें कौन कौन से राजा रहे हैं, और कौन से नए राज्य का क्षेत्र बना है, और उनके राज्य में जो प्रशासन है वो कैसे चलता था, है ना। उसमें जो राजा का प्रशासन हुआ करता था वो कैसे चलता था, और जो राजा लोग युद्ध करते थे वो किस तरीके से करते थे। ये इस चैप्टर में आज हम ये सब चीज़ों को देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे इसमें कि चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि चोल वंश की स्थापना हुई है। ठीक, उसके बाद सांस्कृतिक तत्व, इनका प्रशासन देखेंगे, और लोगों के लिए क्या काम किया गया है, कृषि क्षेत्र में, पशुपालकों के लिए, है ना। मतलब इन सब क्षेत्रों में क्या क्या हुआ है, क्या काम किया गया है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, और आगे हम स्टार्ट करेंगे। इसमें आप लोग देख सकते हो मैप के बारे में। इसमें मैप में बताया गया आपको, देखो इसमें कि कुछ सातवीं शताब्दी के बारे में इसमें सामने आया है। इसमें बताया गया है कि कई राजवंशों का क्या हुआ, इसमें उदय हुआ है, जो कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में शासन करने वाले जो प्रमुख राजवंश को इसमें क्या किया गया है, मैप में दिखलाया गया है। ओके, जैसे हम देखेंगे इसमें फर्स्ट में देख लो, आपका मैप में ही, मैप को आप जब भी पढ़ोगे अच्छे से पढ़ना, ये चीज़ें क्या होती है, माइंड में रह जाती है ना। और जब आप एग्ज़ाम देते हो तो क्या होता है, माइंड में अगर आप मैप अच्छे से पढ़े हो तो वो एग्ज़ाम में ना मैप ही काम आता है। ठीक है, तो आप जब भी मैप दिया गया हो तो मैप को आप अच्छे से उसको पढ़ा करो। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें चौहान के बारे में। आपका ये रहा चाहमान, इसको पहले चाहमान बोला जाता था, फिर धीरे से क्या किया गया, इसको चौहान बोलते थे। तो ये कहाँ पे हुआ करता था, तो दिल्ली अजमेर के आसपास। ठीक, ये जो कहाँ पे था, ये दिल्ली अजमेर के आसपास। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रकूट के बारे में। ये आपका राष्ट्रकूट है, ये आपका दक्कन के आसपास का है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे चोल वंश का, फिर क्या है आपका पाल वंश का, जो बंगाल के आसपास है, ये रहा। ठीक, क्या है, ये आपका बंगाल के आसपास है। ठीक है, इन सब के बारे में हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि जो नए राजवंश हैं उनका उदय कैसे हुआ है। ठीक है, जो नए राजवंश हुए हैं, जो धीरे धीरे क्या हुआ है, उनका उदय कैसे हुआ है, उनके बारे में देखेंगे। तो बताया गया है कि इसमें कि 7वीं सदी की में आते आते क्या हुआ है, जो इस महाद्वीप में नए नए राजवंशों का उदय हुआ है। जो बड़े भूस्वामी होते थे, जो योद्धा सरदार होते थे, वो अस्तित्व में धीरे धीरे क्या हुए थे, आ चुके थे। और जो राजा लोग होते थे प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। मतलब जो उस समय के राजा होते थे, राजा के अंडर में ये जो बताया जा रहा है, क्या है आपका सामंत और महामंत, है ना। ये जो है इनके बारे में क्या है, ये कौन होते थे, महासामंत, सामंत, ये क्या होते थे, ये
राजा के अंडर में आते थे। ये क्या करते थे, राजा के अंडर में काम करते थे और राजा के दरबार में उनका आना जाना होता था और क्या करते थे, उपहार लाते थे। ठीक, जैसे ये राजा हैं, ठीक है। अब राजा के अंडर में कोई भी व्यक्ति अगर क्या करेगा, आपका एक क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा है ना, जो भी सभी क्षेत्र है। अब कोई यहाँ का व्यक्ति अब क्या करेगा, राजा के दरबार में उनका आना जाना हमेशा रहेगा। वहाँ क्या करेगा, उनके उनके लिए उपहार लेके जाएगा। अगर उनको सैन्य सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो सैन्य सहायता ले जाएगा। मतलब उनका क्या होगा, आना जाना लगा रहेगा। तो क्या मानते थे वो, अपने आप को एक स्पेशल व्यक्ति मानते थे, है ना। तो इसीलिए उनको क्या बोला जाता था, महामंत और सामंत बोला जाता था। ठीक है, महासामंत। वो क्या करते थे कि महामंडलेश्वर के रूप में मंडल का महान स्वामी इत्यादि इसको क्या किया जाता था, घोषित कर देते थे। और ये कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी क्या करते थे, दावा करते थे। मतलब जैसे वो व्यक्ति वहाँ पे कार्य करता है, उसके बाद धीरे धीरे धन संपदा से वो क्या होता था, मतलब इकट्ठा कर लेता था। तो अपने आप को क्या करता था, एक अलग यानी अपना एक आधिपत्य मान लेता था, स्वतंत्र अपने आप को मान लेता था। ठीक है, तो आपको अगर डाउट हो, महामंत क्या होते हैं, महामंडलेश्वर क्या है, महासामंत क्या है, तो ये वही हैं, राजा के दरबार में क्या करते थे, वहाँ पे कार्य करते थे और राजा के दरबार में उनका आना जाना होता था और उन्हीं के द्वारा क्या होता था, वो उपहार ले जाते थे उनके पास, राजा के पास। और वही क्या करते थे, अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे सैन्य सहायता की भी ज़रूरत हो, वो क्या करते थे, सैन्य सहायता भी क्या करते थे, उनको देते थे। ठीक है, ये आपका महासामंत है, महामंडलेश्वर ये। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम देखेंगे इसमें राष्ट्रकूट के बारे में। ये आपका राष्ट्रकूट क्या है। ठीक, इसके पहले हम देख लेते हैं, ये एलोरा की गुफा है इसमें। तो ये इसमें आपको पूछा जाएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन पूछ भी सकते हैं। एलोरा की गुफा का आपका क्या है इसमें, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। ओके, क्या किया गया है, जिसमें विष्णु को नरसिंह या फिर पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। तो ये आपका एलोरा की गुफा है, जिसमें इसमें चित्र के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसमें राष्ट्रकूट के बारे में कि राष्ट्रकूट क्या है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो इसमें उस समय का सिचुएशन कैसे था, यानी मतलब राष्ट्रकूट कैसे हुआ करता था। देखो, जैसे कर्नाटक क्षेत्र में क्या थे वहाँ पे, जैसे ये कर्नाटक क्षेत्र है आपका, ठीक है, ये कर्नाटक क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग, मतलब क्षेत्र है, यहाँ पे एक बड़ा क्षेत्र है, उसके अंदर है। ठीक है, बड़े बड़े मतलब क्या है, अंदर में कई सारे क्षेत्र हैं, उसमें एक बड़ा क्षेत्र है ये। ठीक है, तो ये क्या कहलाता था, राष्ट्रकूट के नाम से जाना जाता था। जैसे कई सारे क्षेत्र हैं वहाँ पे, कोई बड़ा क्षेत्र हो तो उसको क्या बोला जाता था, राष्ट्रकूट के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे क्या रहते थे, राष्ट्रकूट के लोग यहाँ पर रहते थे। और जैसे कर्नाटक क्षेत्र में चालुक्य राजा क्या होते थे, पहले उनके अधीन काम करते थे, है ना। लेकिन आठवीं सदी के बाद क्या हुआ, यहाँ पे राष्ट्र अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाने गए हैं। ठीक है, यहाँ एक क्या होता था, जैसे राष्ट्रकूट है। अब राष्ट्रकूट स्पेशल कैसे हुआ, जैसे अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे कई सारे क्षेत्र हैं तो इसे बड़ा कैसे मानेंगे। ठीक है, इसको बड़ा मानने का रीज़न क्या होता था, यहाँ का एक प्रधान व्यक्ति होता था, जो हेड होता था, प्रधान व्यक्ति होता था। जैसे दंती दुर्ग इसमें बताया गया है, दंती दुर्ग इसमें अपने क्षेत्र के राजा से क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। क्यों किया था, अपने स्वामी के अंडर में काम नहीं करना चाहता था। और क्या किया, युद्ध में क्या किया, उनको हरा दिया। और क्या किया, हिरण्यगर्भ का क्या किया, अनुष्ठान किया। ठीक है, क्या किया, हिरण्यगर्भ का अनुष्ठान किया, यानी सोने का गर्भगृह नामक एक अनुष्ठान किया। और जब यह अनुष्ठान ब्राह्मण की सहायता से क्या किया, इसको संपन्न कराया गया है। और जब ब्राह्मण की सहायता से यह संपन्न हुआ तो यहाँ पर माना जाता था कि इस यानी हवन को करने के बाद जो क्षत्रिय ना हो तो ये भी वो क्षत्रिय का रूप धारण करते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दक्कन के वही बताया गया, आपका ये राष्ट्रकूट है, यहाँ पे क्षेत्र है बड़ा सा, कई सारे यहाँ पे क्षेत्र हैं, फिर से समझा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक
एक क्षेत्र होता था, जैसे वहाँ पे कोई व्यक्ति है धन संपदा इकट्ठा कर ले, जो ज़्यादा थोड़ा पैसा हो जाए, है ना, अपने क्षेत्र क्या करता था, वो अपना एक अलग क्षेत्र विकसित करता था। तो वहाँ पे एक अलग क्षेत्र विकसित करता था, तो वो अपने आप को क्या मानता था, खुद ही राजा की उपाधि देने लगता था कि मैं ही राजा हूँ इस क्षेत्र इलाके का। ठीक है, तो क्या कहलाता है, राष्ट्रकूट कहलाता था। वहाँ पे क्या करता था वो, अपने राजाओं के अधीनस्थ न रहकर वो क्या करता था, अपना एक अलग से शासन करता था। जैसे वही आपको बताई मैं, दंती दुर्ग का, जो अपने चालुक्य स्वामी के अधीन से इनकार कर दिया था, मतलब अपने जो उनके स्वामी हैं उनके अधीन न काम करते हुए वो अपना एक अलग क्षेत्र स्थापित कर रहे थे। ठीक है, तो क्या किया था, इसके लिए उन्होंने उनके साथ युद्ध किया था और उनको हराया भी। और उनका सोने का गर्भगृह है, उन्होंने हिरण गर्भ का एक अनुष्ठान किया। वो इसका मतलब क्या है, सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया है। जब यहाँ पे अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से किया, और ये जब अनुष्ठान हो गया तो जो क्षत्रिय नहीं होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने आप को क्षत्रिय का उपाधि देते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे हम देखेंगे इसमें इसमें क्या बताया गया, देखो कुछ उदाहरण देखेंगे इसमें। जैसे ये रहा आपका, है ना, हाँ यहाँ पे थे। क्या किया था यहाँ पे, कई जो राजा होते थे यहाँ पे, वो लोग युद्ध क्षमता के आधार पर भी क्या करते थे, राज्यों का गठन करते थे। ठीक है, क्या करते थे, युद्ध क्षमता के आधार पर राज्यों का गठन करते, मतलब जिस चीज़ का कौशल है आपके पास, उस कौशल का उपयोग करके अपने राज्यों का गठन करते। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका मयूर, है ना, यहाँ पे क्या है आपका, मयूर शर्मन है और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ठीक है, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार, इन्होंने क्या किया था, शस्त्र के माध्यम से उनको हराया था, और अपने क्या किया था, उनको हरा करके एक नए राज्य का गठन किया था। ठीक है, किसको अपनाया था उन्होंने, शस्त्र को अपनाया था। और उनका जो परंपरागत पेशे को छोड़ दिए थे वो लोग, उसको ना अपनाकर क्या किया था, शस्त्र को अपनाया, और कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। कहाँ पर, कर्नाटक और राजस्थान में। ओके, आगे हम देखेंगे इसमें क्या है आपका, राज्यों में प्रशासन है। और आप ये ध्यान देंगे इसमें मयूर शर्मन, गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र, ठीक है, ये सब चीज़ आप ध्यान देंगे। और इसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा पेशा था इनका, तो शस्त्र के माध्यम से। ठीक है, इसको याद रखना। आगे हम देखेंगे राज्यों का जो प्रशासन था कैसे हुआ करता था। यहाँ पर जो राज्यों में यहाँ पे प्रशासन हुआ करता था, यहाँ पर क्या करते थे लोग, नए राज्यों में कई महाराजा धीराज होते थे जो उपाधियाँ क्या करते थे, धारण करते थे। ठीक है, तो ये लोग जैसे महाराजा धीराज है, राजाओं का राजा है, त्रिभुवन चक्रवर्ती है, 3 भुवनों का स्वामी है, और इसी तरह के अन्य जो भारी भरकम उपाधियाँ धारण करते थे लोग। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद भी क्या करते थे लोग, ज़मीन से जुड़े होते थे। मतलब जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं उनसे जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, जैसे किसान है, पशुपालक है ना, जैसे आप राजा भी बन जाओ, कुछ भी हो तो आप उपाधि धारण कर लो, लेकिन जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, किसान है ना, पशुपालक हैं, आप उनसे क्या करते हो, जुड़े होते हो। अब जुड़े रहने का क्या होता था रीज़न इनका, ताकि राज्य सुचारू ढंग से चलाया जा सके। ओके, और राज्य क्या कर, इसमें आगे हम देखेंगे, इसमें राज्य वसूली के बारे में है। तो ये लोग क्या करते थे, धन के लिए किसानों से या पशुपालक जो होते थे, पशुपालक, कारीगर, इनसे क्या करते थे, धन इकट्ठा करने के लिए कर का उपयोग करते थे, है ना, राजस्व वसूली बोला जाता है। तो किससे लिया जाता था राजस्व वसूली, तो किसान से, पशुपालक, कारीगर से क्या किया जाता था, धन इकट्ठा किया जाता था। अरे इनको क्या बोला जाता था, उत्पादकों का एक हिस्सा त्यागने के लिए भी इनको बाध्य किया जाता था, ताकि उत्पादन का एक हिस्सा क्या करे, वो त्याग दे। और कभी कभी ये हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, यानी कर उनको अगर चाहिए, यानी वसूलना है, तो किसानों से, पशुपालकों से, कारीगर से, या ज़बरदस्ती, है ना, या जबरन आप क्या क्या किया जाता था, कर वसूला जाता था। क्योंकि कर प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा भी करता था, और राजस्व व्यापारियों से भी क्या करते थे ये लोग, वो कर वसूला करते थे। ठीक है,
इसमें कर के बारे में और है, क्या है आपका 400 कर। तो इसमें हम देखेंगे कि 400 कर क्या होता है। ये 400 कर क्या है, जिसमें पूरा हम नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट लाइन है वही देखेंगे। क्या बताया गया इसमें 400 कर में, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक उल्लेखित कर है वह है वेट्टी। इसको पूछा जा सकता है आपका वेट्टी। वेट्टी जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, ये एक वेट्टी कर है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि वेट्टी कर क्या होता है, तो ये जबरन यानी ज़बरदस्ती क्या करते थे, श्रम के रूप में लिया जाता था। ठीक है, नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई। ठीक है, जबरन श्रम कराया जाता था। उसके बाद क्या है आपका कदमाई। कदमाई क्या है, यानी कि भू राजस्व थे। कदमाई क्या है, ये भू राजस्व थे, जो मकान का छाजन डालने पर लगाने वाला कर हुआ, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करने वाला कर, है ना। तो ये आपका कर पूछा जा सकता है। 400 कर प्लस आपका वेट्टी हुआ और कदमाई। आप कर में ध्यान देंगे, एक वेट्टी और कदमाई, इसको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ओके, उसके बाद क्या है इसमें आपका राज्यों में प्रशासन भी है ना। इसमें राज्यों का क्या है, प्रशासन भी देखेंगे इसमें। तो 1 सेकेंड, है ना। इसमें राज्यों का प्रशासन हम देखें कि नहीं देखे हैं। राज्यों का प्रशासन देख लिए हैं, 400 कर को देख लिए हैं। इसमें क्या करते थे, ये संसाधन की जो राज्य व्यवस्था का वित्तीय आधार मानते थे। साथ ही क्या करते थे लोग, मंदिर और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। जो ये कर वसूलते थे, तो कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता था, ये मंदिर में। अब जाहिर सी बात है, जो राजा होते थे उसमें मंदिरों में क्या करते थे, खर्च करते थे। वहाँ पे उनका जो एक पहचान होता था, मंदिर होता था, है ना, वहाँ पे क्या करते थे, इसको जो भी कर वसूलते थे वहाँ पे लगाते थे। तो मंदिर में, दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होता था। और संसाधन उन युद्ध को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों में उपयोग की संभावनाएं हों। ठीक है, और राजस्व वसूली के लिए क्या करते थे, पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करते थे। सामान्यतः क्या होते थे, वंशानुगत होते थे, जो प्राय क्या हो, परिवारों के बीच से हो। और जैसे कि सेना में भी ऐसा ही होता था कि कई बार राजा के निकट जो संबंधी हों, इन अहदों पर क्या करते थे, वो लोग लाया जाता था। वो लोग क्या करते, इस पे कार्यरत होते थे। यानी ये क्या होता था, राजस्व वसूली के लिए जो पदाधिकारी होते थे वो वंशानुगत होते थे। ठीक है, आप ध्यान देंगे ये सब चीज़ को, जो छोटी छोटी चीज़ है पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रशस्ति और भूमिदान। ये जो प्रशस्ति है, भूमिदान है, ये क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम देखेंगे, जो हम क्लास 6 के एनसीईआरटी में भी पढ़े हैं। अगर आप क्लास 6 के एनसीईआरटी को पढ़े हो तो उसमें ध्यान देना कि प्रशस्ति के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। प्रशस्ति क्या होता है, पूरे उसमें हिस्ट्री में ये बहुत अच्छे से दिखा गया है ना, बहुत अच्छे से बताया गया है उसमें। तो आपका प्रशस्ति क्या है, हम देखेंगे इसमें। प्रशस्ति एक क्या होता है, किसी की प्रशंसा में लिखा गया पत्र है। ठीक है, प्रशस्ति क्या होता है, किसी के भी मतलब प्रशंसा में लिखा गया पत्र है। उसके बाद क्या है आपका भूमि अनुदान। तो भूमि अनुदान क्या होता है, भूमि दिया जाए। ठीक है, क्या किया जाए, भूमि किसी को दान दिया जाए, अनुदान। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं क्या बताया गया है। प्रशस्ति में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो प्रायः सत्य नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है, प्रशस्ति हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहता है। ठीक है, और मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में ये मतलब आप इसमें देख सकते हो, जो प्रशस्ति होती है उसमें सारी बातें सही नहीं होती हैं। जैसे कोई राजा है, उनके दरबार में कोई काव्य है, ये राजा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनके दरबार में कोई राज्य है, कवि हैं, दरबारी हैं, वो क्या करें, उनके प्रशंसा में एक पत्र लिखें, तो क्या हुआ, वो प्रशस्ति या अभिलेख हुआ। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जो वहाँ पे दरबारी हैं, उनके अंडर में काम कर रहे हैं, उनकी बुराई तो करेंगे नहीं। उनके बारे में अगर लिख रहे हैं तो वो क्या करेंगे, प्रशंसा के रूप में ही सारी चीज़ें
लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ, लेकिन आप इसको सत्य तो नहीं मान सकते हो, लेकिन क्या कर सकते हो, इसमें ये आप समझ सकते हो कि वहाँ के जो शासक हुआ करते थे वो किस तरीके से रहते थे वहाँ पर। ठीक है, इसमें वही बताया जाता है, और आपको समझने के लिए उतना ही समझना है, हर एक चीज़ को आप इसको क्या कर सकते, सही नहीं मान सकते। तो मिसाल के लिए जो सूरवीर हैं, विजयी योद्धा के रूप में क्या करते थे, विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी ये सब जो चीज़ें हैं ना, और जो अक्सर क्या होते थे, प्रशासन में मदद करते थे। जो प्रशासन है, प्रशासन व्यवस्था है, उनको पीछे जो चीज़ें रही हैं उनको समझने में ये प्रशस्ति और अभिलेखों का क्या करते थे, सहारा लेते थे। ठीक है, चीज़ों को समझने में क्या होती है, फिर थोड़ी आसानी होती है कि उस समय कैसे राजा हुआ करते थे, उस समय का उनका शासन व्यवस्था कैसे होता था, तो ये सब चीज़ें, उनका व्यवहार कैसे था, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, अभिलेखों से पता किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, इसमें नागभट्ट की उपलब्धि है। ठीक है, तो नागभट्ट की उपलब्धि में हम देखेंगे कि जो संस्कृत में लिखा गया है एक अभिलेख है, जिसको क्या किया गया है, संस्कृत में लिखा गया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, इस ये मिला है ना, कहाँ पर, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये एक प्रशस्ति प्रतिहार क्या है, नरेश भट्ट नागभट्ट के कामों का इसमें क्या है, वर्णन है। किसके बारे में है, नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन है। तो इसमें क्या बताया गया है, देखो कि कलिंग जो उड़ीसा का एक हिस्सा है, वहाँ के एक राजा, उनके आगे तभी भी धाराशाही हो गए थे जब वे एक राजकुमार थे। मतलब जो कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है, वहाँ के जो राजा थे, उनके आगे तभी उनके आगे तभी क्या हुए थे, वो हार गए थे जब वे क्या थे, राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया। ठीक है, किसको, कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को, इसको आप ध्यान देंगे, इसको आप पूछा जा सकता है। ठीक, आगे हम देखेंगे इसमें कि जो राजा होते थे उस समय, जो लोग क्या करते थे वहाँ पर, भूमि दान करते थे, जो भी ब्राह्मणों को देते थे वहाँ पे, उस समय जो राजा हुआ करते थे, जो राजा थे, ब्राह्मणों को क्या करते थे, भूमि दान देते थे। तो भूमि दान के रूप में वो पुरस्कृत करते थे, तो वे क्या करते थे, एक पहचान के लिए ताम्र पत्रों का अभिलिखित होते थे वहाँ पर, जो भूमि पाने वाले को दिया जाता था। मतलब जैसे राजा हैं, ये राजा क्या कर रहे हैं, किसान को वहाँ पे या फिर कोई व्यक्ति, उनको क्या कर रहे हैं, भूमि दान दे रहे हैं। तो भूमि दान दे रहे हैं, तो ये क्या करते थे, इस व्यक्ति को राजा एक ताम्रपत्र के रूप में, ये रहा आपका ताम्रपत्र है ना, ताम्रपत्र देते थे। इसमें क्या होता था, लिखा होता था कि ये भूमि कहाँ की है, ये भूमि देने वाला का नाम है, जो भूमि प्राप्त करने वाले का नाम इस ताम्रपत्र में क्या होता था, मेंशन किया जाता था, लिखा जाता था। ओके, तो वही बताया गया इसमें, जो ब्राह्मणों को भूमि दिया जाता था और इसमें लेने वाले का और देने वाले का नाम होता था, कितनी भूमि है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती थी। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें भूमि के साथ साथ और क्या दिया जाता था, तो ये चीज़ आपका एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको हम नहीं देखेंगे, ये आपका बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें 12वीं शताब्दी में एक बहुत संस्कृत काव्य की रचना किया गया था, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसमें क्या है, जो कश्मीर में शासन करते थे उनका इतिहास दर्ज है। इसमें कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा इसको रचा गया है, और कल्हड़ ने अपना एक वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का क्या किए, इसमें इस्तेमाल किए हैं। और प्रशस्ति को लेखक से भिन्न व अक्सर शासकों के उनकी क्या करते थे, नीतियों के बारे में आलोचनात्मक क्या है, इसमें रुख दिखलाया गया है। जो भी इसमें 12वीं सदी के जो ग्रंथ होते थे, ये क्या थे, असाधारण थे। क्यों, क्योंकि इसमें आलोचनात्मक रुख दिखलाया गया है, कुछ चीज़ें हैं ऐसी। ठीक है, उसके बाद क्या है, धन के लिए युद्ध है, इसमें ये इसको त्रिपक्षीय संघर्ष बोला जाता था, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, और इसको धन के लिए युद्ध भी बोलते हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों बोला जाता है, देखो यहाँ पर क्या था, एक कन्नौज नगर पर अधिकार के लिए, है ना, यहाँ पे कन्नौज एक नगर था, उसके अधिकार के लिए यहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे जो
गुर्जर और जो प्रतिहार, राष्ट्रकूट और जो पाल वंश, ठीक, 3 थे। गुर्जर, राष्ट्रकूट और जो पाल वंश थे, ये क्या करते थे, कन्नौज पर तीनों ने एक साथ युद्ध काफ़ी लंबे समय तक लड़ा था। ठीक है, कहाँ पर, कन्नौज में, इसीलिए क्या इसको बोला जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक, इसमें क्या बताया गया है कि इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। क्यों? क्योंकि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और कौन है इसमें, पाल वंश, इन्होंने क्या किया है, कन्नौज के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक युद्ध लड़ा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड है ना, यही आपका वहाँ पे जो गुर्जर है, राष्ट्रकूट है और जो पाल वंश है, वो लोग एक शहर पर, यानी जो कन्नौज था, उस पर नियंत्रण पाने के लिए वो लोग क्या किए थे, काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई लड़े थे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष में इसको क्यों रूप दिया गया था, या ऑप्शन दिया जाएगा कौन कौन इसमें शामिल था। तो आप ध्यान देना, इसमें गुर्जर है, प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है और पाल वंश है। ओके, आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि जो शासक होते थे, बड़े बड़े मंदिर जो बनवाते थे, उन्होंने अपने सत्ता के साधन का, जो संसाधनों का जो प्रदर्शन करने के लिए क्या करते थे, मंदिर बनवाते थे। अब जाहिर सी बात है, जो राजा हैं वो अपने संसाधनों का प्रयोग क्या करते थे, मंदिर बनवाते थे। और जब मंदिर बनवाते थे तो अपना धन संपत्ति दिखाने के लिए करते थे, हमारे पास इतनी धन संपत्ति है। तो जो बाहर के लोग होते थे उनको भारत देश क्या लगता था, बहुत संपन्न लगता था, कि बहुत संपन्न है, तो हमला किया जाता था। अब जाहिर सी बात है, अगर राजा अपना सारा संपत्ति मंदिर में लगाया है ना, मंदिर में लगाया है, तो हमला भी कहाँ होगा, मंदिर में होगा। अब धन लूटेंगे, युद्ध होगा, तो कहाँ पे होगा, मंदिर में होगा। तो वहीं पे जब आक्रमण होता था उस समय, तो राज्यों में जब आक्रमण किया जाता था तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, ताकि जो वहाँ पे अधिक संपन्न है, वहाँ पे अच्छे से सब कुछ बनाया गया है, धन संपदा है वहाँ पर, तो उसको पहले निशाना बनाते थे ताकि धन इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर अफ़गानिस्तान के गजनी का महमूद, ऐसा ही है, यहाँ पे एक शासक है जिनके बारे में बताया गया है। उसने क्या किया था, धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पे 17 बार, है ना, जो धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर क्या किया था, उपमहाद्वीप पर 17 बार हमला किया था। कौन, महमूद ने, अफ़गानिस्तान के गजनी का एक महमूद था, उन्होंने किया था। ठीक है, और उन्होंने उसका निशाना संपन्न जो मंदिर होते थे उनको बनाया था। कौन था वहाँ, मतलब कौन सा मंदिर था, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर शामिल है। ठीक है, कौन सा मंदिर शामिल है, तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर शामिल है, जिसको क्या किया था, महमूद ने निशाना बनाया था। और क्या किया था, और वहाँ पे जो धन संपदा है, जाहिर सी बात है, हमला किया है तो वहाँ पे क्या करेगा, धन संपदा ही उठाएगा, जो चीज़ें हैं वहाँ पे। जो महमूद था, उन्होंने किसको नियुक्त किया था, आप ध्यान देंगे, अलब्रूनी को नियुक्त किया था। किसने, महमूद अलब्रूनी, ठीक, अलब्रूनी को। और बुक क्या है इनकी, इनकी बुक है उल हिंद। बुक का नाम याद रखेंगे, क्या है आप, उल हिंद। ठीक है, इसमें इतना ही है। उसके बाद हम देखेंगे चौहान के बारे में। जो चौहान शासक हुआ करते थे, तो उनको क्या बोला जाता था, पहले चाहमान बोला जाता था। क्या बोलते थे, चाहमान बोलते थे। तो युद्ध के करने के, मतलब जो राजा होते थे, धीरे धीरे ये नाम क्या हुआ, चौहान में बदला है। ठीक है, पहले क्या था, नाम चाहमान बोलते थे, बाद में धीरे धीरे क्या हुआ है, नाम चेंज होकर चौहान हुआ है। ठीक, और इसमें क्या बताया गया है, देखो, जो चौहान के रूप में जो राजा होते थे, वे दिल्ली और अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र होता था उस पर शासन करते थे। कहाँ पर, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। और उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर पर नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। कहाँ पर, पश्चिम और पूर्व की ओर
अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। किससे? गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से क्या लेनी पड़ी? उनको टक्कर लेनी पड़ी। जैसे आप इसमें देख सकते हो, ऐसे जैसे यहाँ पे क्या है, ये चौहान है, ठीक। तो ये क्या करते थे, ये गुजरात की तरफ इनसे अपना क्षेत्र का विस्तार करते थे। तो ये गुजरात की तरफ जब अपने क्षेत्र का विस्तार करते थे तो यहाँ पर कौन होता था? चालुक्य। चालुक्य से क्या करना पड़ता था? इनको युद्ध करना पड़ता था। और यहाँ पे क्या था, इस तरफ यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर किससे? गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ती थी। किससे? गढ़वालों से। ये आपका गुजरात का है और ये क्या आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक। और इसमें एक राजा हुआ करते थे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जो चाहमान शासक यानी चौहान शासक थे। क्या है? पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। कौन है? पृथ्वीराज तृतीय है, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक एक जो अफगान था शासक को क्या किया था? 1191 में हराया था। और लेकिन क्या किए थे? दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया, ठीक है। इसको आप ध्यान देंगे, ये पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। इसको और चालुक्य जो ये जो चौहान वंश थे उनकी जो लड़ाई थी यहाँ पर किससे थी? तो गुजरात में और क्या थे यहाँ पे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चालुक्य वंश से थी। और यहाँ पे क्या थी? गुजरात में क्या थी? चालुक्य वंश से। और यहाँ पे क्या था? गढ़वालों से। किसकी लड़ाई थी यहाँ पे? चौहान की, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, जो डाउट होगा आप पूछेंगे, ठीक है। हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।